नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए बिंदु पर। इससे पहले हमने बात की थी कारक भाग 1 पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कारक भाग 2 पर, अर्थात खग भाग पर। इससे पहले हमने बात की थी कारक किसे कहते हैं, कारक क्या होता है, कारक के प्रकार कितने हैं, और जो पहले 4 प्रकार थे उन पर हमने अच्छे तरीके से बात कर ली। देखिए, थोड़ा सा वापस मैं दोहरान करता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कारक क्या होता है। कारक क्या होता है मित्रों? जो क्रिया का क्या होता है, संज्ञा से संबंध बताता है, वो क्या है, वो कारक है हमारा। उसके बाद में हमने पढ़ा कारक के प्रकार, जो हमने सीधे से देख लिया 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकारों में 4 प्रकार हमने पढ़ लिए। कौन कौन से मित्रों? सबसे पहला कर्ता कारक, जो क्या करता है, क्रिया को करता है, वही करता है। कर्म कारक, जो क्या है, क्रिया के बाद में सबसे ज्यादा वाक्य में जिस पर प्रभाव पड़ता है, वो क्या है हमारा कर्म कारक। जैसे कि मैंने कहा मोहन खाना खाता है, तो देखिए मोहन पर तो प्रभाव पड़ा ही, पहले भूखा था अब पेट भर गया, लेकिन खाने पर भी प्रभाव पड़ा, पहले थाली में था पेट के अंदर चला गया। मैंने कहा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो देखिए मोहन पर प्रभाव पड़ा, ज्ञान हासिल हुआ उसे। पुस्तक पर भी प्रभाव पड़ा, पहले खुली थी फिर बंद हुई, फिर बंद हुई फिर खुली, या फिर पहले नई थी फिर पुरानी हो गई, पन्ने फट गए, बदलाव हुआ ना, प्रभाव पड़ा उस पर भी। मैंने कहा कि राम ने पेड़ को काटा, तो अब देखिए पेड़ पहले खड़ा था फिर कट गया, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक हो गया हमारा। ये नहीं कि कर्ता के बाद में सबसे ज्यादा जिस पर प्रभाव पड़ता है वो होता है कर्म। ठीक है, जिसकी सहायता से क्या होता है, ये सहायता करता है कर्ता को कर्म कार्य करने में, क्रिया करने में। अगला है हमारा करण कारक। ये क्या है मित्रों? साधन। साधन का जहां कहीं भी वाक्य में बोध हो वहां पे क्या होगा, हमारा करण कारक होगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैं चौक से लिखता हूं, तो ये चौक क्या होगी, साधन हो गया। लिखना क्रिया है, क्रिया का साधन क्या है, चौक। जैसे कि खेत किससे, हल से खेत जोतते हैं हम, तो क्या हो गया, हल से खेत, हल क्या हो गया, से हो गया, साधन हो गया। जैसे कि मैंने क्या कहा, पेन से लिखता हूं मैं, है ना, कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, तो कुल्हाड़ी क्या हो गई, साधन हो गई। मैंने आंखों से देखा, तो देखना क्या है, क्रिया हो गई, आंखें क्या हो गई, साधन हो गई। जहां कहीं भी साधन की बात आती हो, ये नहीं कि कर्ता को क्रिया करने में जो मदद करता है, जो सहायता करता है, वो क्या होता है, हमारा साधन होता है, उसे कहते हैं हम कर्ण कारक। से विभक्ति चिन्ह हमारा। अगला जो कौन सा था हमारा, वो था संप्रदान। संप्रदान का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है मित्रों? उसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं भी वाक्य में क्रिया के उद्देश्य की पूर्ति या उद्देश्य के बारे में बोध हो, वो क्या है हमारा संप्रदान कारक। जैसे कि मैंने कहा कि राम के लिए चाय बनाओ, अब चाय बनाना क्या होगी, बनाना क्रिया हो गई। अब इसका बनाने का उद्देश्य क्या है, भाई राम के लिए कर रहे हैं ना काम, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, तो सीधा सीधा समझ लेंगे दूसरों के लिए काम करना या उद्देश्य स्पष्ट होना वाक्य में, तो वहां पे क्या है, संप्रदान कारक। जैसे कि पिछले में हमने लिया था वाक्य, मैं तुम्हारे लिए जीता हूं, तो जीने का उद्देश्य क्या है, तुम्हारे लिए, तो ये क्या हो गया, संप्रदान कारक। जैसे कि मैंने कहा कि भिखारी को रोटी दो, तो अब देखिए देना क्या है, हमारी क्रिया है, इसका उद्देश्य क्या है, भिखारी को, हालांकि को चिन्ह है लेकिन वहां पे क्या है, भिखारी के लिए, न कि भिखारी कर्म नहीं है वहां पे, ये क्या है, संप्रदान कारक हो गया। इसी प्रकार अगला देखिए, अब हम बात कर रहे हैं आगे जो हमारे 4 बच्चे उन पर। कौन कौन से? अपादान है, संबंध है, अधिकरण है और संबोधन है। एक बात विशेष रूप से मित्रों मैं आपको बता दूं कि संबंध कारक और संबोधन कारक क्या है, संबंध कारक और संबोधन कारक, ये जो है वो कारक की जो एक परिभाषा है उसकी श्रेणी में आते नहीं है, क्योंकि इनका दोनों का ही, संबंध कारक का और संबोधन कारक, इन दोनों का ही क्रिया के साथ में सीधा कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये कारक की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष नहीं मित्रों, गलत है, शुद्ध बोलिए। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, परोक्ष, न कि अप्रत्यक्ष। तो मैं यहाँ पे परोक्ष शब्द उपयोग में ले रहा हूं, तो क्या हुआ, परोक्ष रूप से इनका कहीं ना कहीं संबंध रहता है। जैसे कि संबंध कारक क्या करता है, दो संज्ञाओं को जोड़ता है। तो जैसे कि मैंने कहा राम के पुत्र लव कुश ने, जो भी है, मैंने कहा कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो मारने वाला तो करता तो राम है, लेकिन दशरथ का भी क्या है, राम से संबंध है, तो कहीं ना कहीं वो क्रिया से परोक्ष रूप से संबंध हो गया। वैसे ही संबोधन का होता है। तो ये हमारे 8 प्रकार हैं। अब अगला देखिए, प्रश्नों पर बात करते हुए हम आगे बात करें। प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इससे पहले बात करनी होगी हमें कि क्या है मित्रों, अपादान कारक, 5वां हमारा किसे कहते हैं, अपादान किसे कहते हैं मित्रों, जो हमें क्या करेगा, अलग का भाव प्रदान करेगा। जहां कहीं भी वाक्य में अलगाव का बोध होगा वहां अपादान कारक होगा। अलग होने की स्थिति जहां कहीं भी आएगी, एक संज्ञा जब दूसरी संज्ञा से अलग हो रही है, तो वहां पे क्या होगा मित्रों, वहां पे अपादान कारक होगा। क्या होगा मित्रों, अपादान कारक। जैसे कि मैंने कहा कि गंगा
हिमालय से निकलती है, देखिए कुछ भी कहो, हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता वाक्य में। हिंदी में ये चीजें काम नहीं करती है, अंग्रेजी में काम करती है। तो मैंने कहा कि हिमालय से गंगा निकलती है या गंगा हिमालय से निकलती है। हो क्या रहा है, एक वस्तु है, उससे दूसरी वस्तु का क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। ये हिमालय यहाँ पे था हमारा, ये हिमालय, ये गंगा चल रही है, ये गंगा क्या थी, अभी तक जुड़ी हुई थी, ये निकल गया। जैसे कि मैंने कहा आंख से आंसू गिरा, देखिए ये आंख रही, ये आंसू क्या हुआ, पहले यहाँ पे था अब यहाँ आ गया, क्या हो गया, अलगाव हो गया। तो ये क्या है मित्रों, ये अपादान कारक है। क्या है मित्रों, अपादान कारक। अगला हमारा है संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं, जो दो संज्ञाओं के बीच में क्या करता है, संबंध का बोध करवाता है, क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा तुम्हारा भाई बदमाश है, तो तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे रा रे री क्या है, संबंध कारक के चिन्ह। कितनी विभक्तियां रा रे, संबंध कारक की 9 विभक्तियां। कितनी है मित्रों, 9 विभक्तियां। देखिए कौन कौन सी है, का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। तो ये 9 की 9 विभक्तियां संबंध कारक की है मित्रों, जो क्या होती है संबंध कारक में। जहां कहीं भी ये विभक्तियां आएगी वहां पे क्या होगा, संबंध कारक होगा। अब देखिए इसमें एक विशेष स्थिति ध्यान रखने की यह है कि जहां कहीं भी संज्ञा शब्द है उसके बाद में विभक्ति काम आएगी, तो वो है सिर्फ 3, का, के, की। संज्ञा शब्द के साथ में सिर्फ 3 विभक्तियों का प्रयोग होता है, वो है का, के, की। और सर्वनाम शब्दों के साथ में 9 की 9 विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने कहा कि प्रवीण का भाई, तो प्रवीण संज्ञा शब्द है तो आगे क्या आएगा, का ही आएगा। क्या आएगा मित्रों, का, के, की, बस यही आएंगे संज्ञा शब्द के साथ में। और सर्वनाम के साथ में तीनों आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा उसका, उसकी, उसके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अपना, अपनी, अपने। ये क्या है मित्रों, संज्ञा का कारक के रूपांतरण है। क्या है, कारक के रूपांतरण। जब संज्ञा का संबंध कारक के रूप में प्रयोग होता है तो ये चिन्ह उसके साथ में लग जाते हैं, सर्वनाम के साथ में भी लग जाते हैं। देखिए आगे अगला क्या हो गया हमारा, अगला हमारा अधिकरण। तो अधिकरण में क्या होता है मित्रों, जब क्रिया के क्या होता है, स्थान का बोध होता है, क्रिया कहां पे हो रही है, समय का बोध होता है, कब हुई, और भाव का बोध होता है, तो वहां पे क्या होता है मित्रों, अधिकरण कारक होता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं छत पर खड़ा हूं, मैं फर्श पर खड़ा हूं, चौक हाथ पर पड़ी है या चौक हाथ पर है, तो ये क्या हो गया मित्रों, ये हाथ इसका आधार हो गया, स्थान हो गया। तो जहां कहीं भी क्रिया के स्थान का, आधार का, समय का बोध होता है, जैसे कि मैं कहूं कि मैं शाम में आऊंगा या मैं शाम को आऊंगा, तो ये क्या हो गया मित्रों, समय बता रहा है क्रिया का कब होगी, तो वहां पे क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। क्या होगा मित्रों, अधिकरण कारक। अगला है हमारा संबोधन। संबोधन कारक किसे कहते हैं मित्रों, देखिए कोई भी संज्ञा पद, कोई भी संज्ञा पद, कोई भी संज्ञा शब्द जो क्या करता है, वाक्य में संबोधन का रूप ग्रहण कर लेता है। संबोधन मतलब पुकारना, तो संबोधन का जब रूप ग्रहण कर लेता है तो वो शब्द क्या बन जाता है, वो शब्द संबोधन कारक बन जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि लड़कों तुम देश के भविष्य हो, जैसे कि मैंने कहा लड़कियों आज तुम्हारा समय है, तो ये क्या हो गया मित्रों, लड़कों और लड़कियों शब्द क्या हो गया, संबोधन का रूप धारण कर लिया। यहाँ पे मैं उनको पुकार रहा हूं, तो ये दोनों ही शब्द संबोधन कारक बन चुके हैं। ध्यान रखना इस बात का। तो ये हमारे कारक थे। अब देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं किस स्थिति में कैसे ये कारक काम करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या करना है मित्रों, सुमेलित करो। तो देखिए 5 स्थितियां दी है आपके सामने, इन 5 स्थितियों में से क्या करना है, आपको सुमेल करना है, इनको जोड़ना है आपस में। तो देखिए सबसे पहला है वस्तु का वस्तु से अलगाव। 5 विकल्प सामने, 5 इधर है, इनको जोड़ना है, कौन सा सही हो रहा है। देखिए सामने है तुम मुझसे अच्छी हो, तो मुझसे क्या है, कोई वस्तु नहीं है, इससे नहीं होगा। समय का समय से, स्थान का स्थान से, भाव द्वारा भी अलगाव होता है और तुलना करने पर भी। तो मित्रों देखिए अपादान कारक जो है वो इन 5 स्थितियों में होता है। कब कब, सबसे पहली स्थिति वस्तु का वस्तु से अलगाव होगा, दूसरी स्थिति समय का समय से अलगाव होगा तब भी अपादान कारक होगा, स्थान का स्थान से अलगाव होगा, भाव द्वारा अलगाव होगा और तुलना करने पर भी, वहां पे भी क्या होगा, अपादान। तो देखिए समझते हैं कैसे। तो वस्तु का वस्तु का अलगाव कहां है, देखिए वस्तु से वस्तु का, देखिए तुम मुझसे अच्छी हो, ये क्या है, ये हो गई मित्रों तुलना। क्या हो गई मित्रों, तुलना है। ये तुम मुझसे अच्छी हो, तुम्हारे और मेरे बीच में क्या हो गई, तुलना हो गई है। तो जहां कहीं भी तुलना होती है, जहां कहीं भी विशेषण की उत्तरावस्था आती है, वहां पे अपादान कारक होता है। कौन सा होता है मित्रों, अपादान कारक। जहां कहीं भी तुलना होगी और विशेषण की उत्तरावस्था आएगी। तो देखिए तुलना करने पर ये, तो हमारा इससे विकल्प कौन सा सही हो रहा है, देखिए मिला रहा हूं मैं,
इनको नाम दे सकते हो आप, ये 1 2 3 4 5 है, इनको क ख ग घ नाम दे सकते हो आप। तो इसको हमने इससे जोड़ दिया, क्या हो गया, तुम मुझसे अच्छी हो, तुलना हो गई, हम दोनों में क्या हो गई, तुलना हो गई। अब देखिए आगे दूसरा है समय का समय से अलगाव। तो देखिए नीरज राज संबंध, राज संबंध क्या है, स्थान है, ये तो नहीं हो रहा है। शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करता है, तो विद्या क्या है यहाँ पे, देखिए अलगाव तो विद्या का हो रहा है, पहले गुरु के पास थी फिर शिष्य के पास चली गई, तो विद्या का अलगाव हो रहा है। विद्या क्या है, स्थान तो नहीं है, ये क्या है हमारा, ये तो क्या है, भाव है। तो देखिए नीरज राज संबंध से आया, तो राज संबंध स्थान है, तो स्थान का देखिए ये इससे मिलान हो गया, किससे हो गया, इससे मिलान हो गया, स्थान का स्थान से। राज संबंध से आया, तो राज संबंध से कहीं आया होगा ना, जोधपुर आया होगा, नागौर आया होगा, भटनों का आया होगा, कहीं तो कहीं आया होगा। तो ये क्या हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान का अलगाव हो गया, विच्छेद हो गया, तो वहां पे भी क्या होता है मित्रों, अपादान कारक होता है। अगला देखिए भाव द्वारा, तो ये देखिए बिल्कुल ये रहा भाव, क्या होता है, शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करता है। कैसे हुआ देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, पहले ये विद्या की थी, क्या थी, मेरे पास थी, अब ये क्या हो गई, मेरे से निकल करके आपसे आपके पास आ गई, तो ये क्या हुआ, विद्या का अलगाव हुआ है, पहले मेरे पास थी अब आपके पास आ गई, तो दूर तो हो गई ना। तो जहां कहीं भी दूर का भाव आता है वो क्या होगा, वो अपादान। और ये भाव में क्यों आएगा, क्योंकि विद्या को आप देख सकते हो, क्या ये विद्या है क्या, नहीं, ये तो लिखे हुए अक्षर है, इसके पीछे बोर्ड है, ये तो मैं हूं, जो मैं बोल रहा हूं मेरी वाणी है। विद्या क्या है, एक काल्पनिक रूप है, तो वो भाव में आती है। जैसे कि मैंने कहा कि तुम, मुझे कुत्ते से डर है, तुम छिपकली से डरते हो, ये क्या हो गया, मुझे उससे ईर्ष्या है, तो उससे ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या है, भाव। अच्छा देखिएगा, ध्यान रखना, भाव में जहां कहीं भी अलगाव का बोध होगा वहां ही अपादान होगा, अगर अलगाव का बोध नहीं हो रहा है तो अपादान नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि मुझे उससे ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या में व्यक्ति नजदीक नहीं जाता है, दूर जाता है, तो अलगाव होगा। अब मैंने कहा कि मुझे उससे स्नेह है, मुझे तुमसे स्नेह है, तो अब मैं आपसे अलग हो रहा हूं क्या, मैं क्या हो गया, मैं आपसे नजदीक आ गया हूं। स्नेह में मित्रों दूर नहीं होते, हम नजदीक आते हैं। तो जहां कहीं भी नजदीकता की जुड़ने की बात आती है वहां पे क्या होता है, अपादान नहीं होता है, तो वो अब क्या हो गया, वो कर्ण में चला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने कहा कि मुझे तुमसे स्नेह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों, ये यहाँ पे अपादान नहीं रहेगा, ध्यान रखना इस बात का। अगला देखिए, तो इसको हम किससे मिला देंगे, भाव को, बिल्कुल इससे मिला देंगे। ये देखिए भाव हमारी विद्या है और विद्या का अलगाव हो रहा है, तो भाव का अलगाव हुआ, तुलना करने पर आएगी हमारा। अगला देखिए, तुम आज से पढ़ना शुरू करो, तो देखिए आज से आगे जा रहा है ना समय, तो समय का क्या हो गया, समय से अलगाव। जैसे कि देखिए अधिकांश वाक्य आपने सुना होगा, वह जन्म से अंधा है, ये उसका जन्म था, ये 0 वर्ष। अब जैसे कि मान लो 25 वर्ष का हो चुका है, 24 वर्ष का हो चुका है, 13 वर्ष का हो चुका है, तो ये देखिए तेरे कहां पे है, यहाँ आया। तो पहले समय कहां था, यहाँ था, जन्म से, ये जन्म से अंधा है, तो यहां तक पहुंच गया ना वो, तो समय से अलगाव हो गया, तो वहां पे क्या होगा, वो समय का समय से अलगाव होगा। तो आज से पढ़ना शुरू करो, 2 बजे से 4 बजे तक हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने कहा 8 से 10 घंटे तक हम पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, समय से अलगाव हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये समय का समय से अलगाव हो गया। यहाँ पे भी कौन सा कारक है मित्रों, अपादान कारक है, ठीक है। अलगाव का बहुत ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है दिमाग में, कोई भी वस्तु जब अलग हो रही है, आंख से आंसू गिरा, अलग हो गया ना, अपादान है। आखिरी स्थिति कौन सी बची, हाथ से पेन गिर गया, हाथ से चौक गिर गई, ये क्या था, वस्तु का वस्तु से अलगाव। जैसे कि मैंने कहा गंगा हिमालय से निकलती, वस्तु का वस्तु से अलगाव। मैंने कहा आंख से आंसू गिरा, वस्तु का वस्तु से अलगाव, कोई समय थोड़ी है, भाव थोड़ी है उसमें, स्थान थोड़ी है। चलिए, तो ये मित्रों 5 स्थिति थी हमारी अपादान कारक की। अब अगला देखते हैं प्रश्न, अगला है किस में संबंध कारक नहीं है। देखिए मित्रों प्रश्न की शैली क्या है, नकारात्मक है, मतलब 3 विकल्प इसके ऐसे हैं जिनमें संबंध कारक होगा और एक ऐसा है जिसमें संबंध कारक नहीं होगा। देखिए पढ़ते हैं, संबंध कारक की पहचान क्या है, क्या करता है, एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से जोड़ता है, क्रिया से इसका सीधा संबंध नहीं होता है। अब देखिए अपना स्वभाव बदल लो, मैंने आपको बताया था का के की रा रे री ना ने नी, सर्वनाम के साथ में मित्रों इन 9 की 9 विभक्तियों का प्रयोग होता है। और ध्यान रखना, जब कभी भी सर्वनाम के साथ में किसी भी विभक्ति का प्रयोग करते हो तो वो क्या होगी, वो उसके साथ में जुड़ेगी, अलग नहीं रहेगी, और संज्ञा के साथ में विभक्ति अलग रहेगी। ये वाक्य शुद्धि के तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। देखिए जैसे आप लिख रहे हो राम का, क्या लिखा आपने, राम का, तो ये तो आपको अलग लिखना पड़ेगा। और यदि आपने लिख दिया उसका, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक ही शिरोरेखा के नीचे रखना पड़ेगा, उसका, उसकी, उसके, अपना, अपनी, अपने, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तो देखिए
संबंध कारक की बात कर चल रही है। तो पहला है हमारा तुम्हारी माँ अच्छी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रा रे री आ गया। तुम्हारा क्या है, संबंध कारक है। ये कारक की रूपांतरण होता है। क्या होता है मित्रों, कारक की रूपांतरण होता है। तुम बहुवचन है हमारा किसका, तू का। तू क्या है हमारा, अन्य पुरुष है। तो अन्य पुरुष का बहुवचन क्या हुआ, तुम, और तुम का रूपांतरण क्या होता है, ये हो गया। तू का रूपांतरण होता है तेरा, तेरा, तेरी, तेरे। ये भी क्या है, संबंध कारक है, लेकिन वो क्या होगा, वो एक वचन में। बहुवचन में तुम का रूपांतरण क्या होता है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी। ठीक है मित्रों, तो ये क्या हो गया, ये तो संबंध कारक है। अगला देखिए, कन्हैया की उम्र पढ़ने की है। तो देखिए कन्हैया और उम्र, इन दोनों को किसने जोड़ दिया, की ने। ये देखिए यहाँ पे कन्हैया क्या है, संज्ञा है हमारी, व्यक्तिवाचक। तो संज्ञा के साथ में जब भी विभक्ति लगेगी तो सिर्फ का, के, की लगेगी, रा रे री नहीं लगेगी। ध्यान रखना इस बात का। तो कन्हैया की, ये भी संबंध कारक है। अगला देखिए, अपना स्वभाव बदल लो। ये देखिए अपना आ गया, क्या है, निजवाचक का, निजवाचक का। ये आपका कारक के रूपांतरण संबंध कारक में, ना नहीं जहां कहीं भी जुड़ेगी तो वहां पे क्या होगा। और निजवाचक में अगर आपको संबंध कारक बनाना है तो वहां पे कौन सी विभक्ति काम में लेनी पड़ेगी, ना, ने। क्या ध्यान रखना मित्रों, निजवाचक में अगर आपको संबंध कारक बनाना है तो उसके लिए सर्वनाम के साथ में कौन सी विभक्ति काम में लोगे, ना, ने। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी संबंध कारक हो गया। तो बचा क्या पीछे, देखिए ये, ए लड़के बैठ जा। मैंने कहा ए लड़के बैठ जा, बदमाशी करता लड़का बोलते ना, ए लड़की बोल रही चुप हो जा। तो क्या हुआ, ए लड़के पुकारा है मैंने, यहाँ पे संबोधन किया है। तो जहां कहीं भी कोई भी संज्ञा रूप, संज्ञा पद क्या करता है, संबोधन का रूप ग्रहण कर लेता है, तो वहां पे वो संबोधन कारक में चला जाता है। क्या चला जाता है मित्रों, संबोधन कारक में। तो ध्यान रखना इस बात का, ये संबोधन कारक हो गया हमारा। कौन सा हो गया, संबोधन कारक। तो विकल्प भी हमारा यही सही। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके कि किस वाक्य में अधिकरण कारक नहीं है। क्या पूछा मित्रों, किस वाक्य में अधिकरण कारक नहीं है। इसका मतलब वही नेगेटिव क्वेश्चन, नकारात्मक है, 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। अधिकरण की विशेषता क्या बताई मैंने आपको, अधिकरण की विशेषता बताई मैंने आपको कि अधिकरण में क्या होगा, क्रिया का हमें आधार पता चलेगा। क्या पता चलेगा, आधार। या तो ये पता चलेगा कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है, या ये पता चलेगा कि क्रिया कौन से समय में हो रही है, या क्रिया का भाव पता चलेगा। ये 3 स्थितियां होती है अधिकरण कारक की। ध्यान रखना मित्रों, जहां कहीं भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, कौन सा होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, वहां पे क्या होगा आपका, वहां पे होगा आपका अधिकरण कारक। कौन सा होगा मित्रों, अधिकरण कारक। देखिए आगे, जैसे मैंने कहा कि मैं दोपहर को पहुंचूंगा। देखिए हालांकि यहाँ पे हम कई जगह मैं का भी प्रयोग करते हैं और दोपहर और शाम के लिए अधिकतर को का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम सुबह के लिए कहते हैं तो मैं सुबह में आऊंगा, सुबह को आऊंगा, दोनों स्थितियां प्रयोग करते हैं। तो जहां कहीं भी ये को आए ऐसा मत समझ लेना कर्म कारक है। तो कर्म कारक जरूरी नहीं है, अपादान में भी आता है, संप्रदान में भी आता है, कर्म में भी आता है और अधिकरण में भी आता है। को की 4 स्थितियां होती है मित्रों, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अगला देखिए, तो मैं दोपहर को, किसकी बात चल रही है, समय की। क्रिया कब होगी, दोपहर में, समय में। तो क्रिया के समय का बोध करवा दिया तो क्या होगा, अधिकरण कारक। ठीक है, आगे देखिए, जैसे मैंने कहा मैं शाम को पहुंचूंगा, मैं शाम को जाऊंगा, मैं सुबह में आऊंगा। क्या होगी, सारी स्थितियां किसकी है, समय का बोध करवा रही, क्रिया कब होगी। तो कब का जो उत्तर है हमारा क्या है, अधिकरण। अगला देखिए, छत पर बिल्ली है। छत पर क्या है, मैंने कहा कि छत पर बिल्ली है, छत पर बैठी है। क्या हो गया, स्थान का बोध करवा रहा है। क्रिया कहां पे हो रही है, छत के ऊपर हो रही है, या आधार का बोध हो जाता है। क्रिया कहां पे हो रही है, आधार है, छत क्या हो गया, आधार हो गया। तो मैं पर जहां कहीं भी आएगा वहां पे क्या होगा, अधिकरण होगा। तो ये क्या हो गया, स्थान बोध करवा दिया, आधार बोध करवा दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अधिकरण हो गया। अगला है पिताजी शहर गए हैं। क्या है मित्रों, पिताजी शहर गए। तो शहर क्या, देखिए स्थान है, स्थान का बोध करवा रहा है। विभक्ति का लोप है यहाँ पे, ये तीसरा रूप भी है जहां विभक्ति नहीं आती है, स्वरूप भी कारक में आता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पिताजी शहर को गए हैं या शहर में गए हैं। ज्यादातर अधिक उपयुक्त को रहेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो ये भी अधिकरण कारक है। अगला देखिए, लड़कियों। देखिए यहाँ पे मैंने बिंदी नहीं लगाई मित्रों, ध्यान रखना इस बात को। इस स्वरूप को देखिए आप, मैंने लिखा लड़कियों, यो नहीं, लड़कियों क्या हो जाएगा, लड़कियों। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो में वचन को पढ़ा ढंग से तो आपको पता चल जाएगा लड़कियों क्या है।
ये तो क्या है मित्रों, ये तो कारक के रूपांतरण में बहुवचन है। क्या है, जब भी विभक्ति लगेगी बहुवचन बनाने के लिए, लड़की शब्द के साथ में बहुवचन बनाना है और उसको विभक्ति के साथ बनाना है। तो जैसे कि लड़कियों ने, तो यो, ये लड़कियों रूप रहेगा बहुवचन। और लड़कियों, ये क्या है, ये संबोधन है। क्या है मित्रों, संबोधन, बहुवचन। तो देखिए, आप देश का गौरव है, बिल्कुल, लड़कियां इस देश की गौरव है, लड़के भी हैं, नो डाउट। आगे देखिए, तो ये हमारा सही विकल्प हो गया, इसमें हमारा क्या है, संबोधन कारक है। आखिरी प्रश्न देखिए मित्रों, आखिरी प्रश्न क्या हमारा, वह पढ़ने में तेज है। क्या है मित्रों, वह पढ़ने में तेज है। मैंने आपको अधिकरण कारक की 3 स्थितियां बताई थी, कौन कौन सी। एक तो मैंने बताया था स्थान का बोध करवाएगा, कहां हो रहा है, और एक कब, समय का बोध, और एक भाव का बोध। ध्यान रखना मित्रों, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो क्रिया का काम नहीं करती है और संज्ञा का काम करती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्रियार्थक संज्ञाएं। क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञाएं। होती तो क्रिया है लेकिन अर्थ किसका देती है, संज्ञा का अर्थ देती है, उनको हम कहते हैं क्रियार्थक संज्ञाएं। तो क्रियार्थक संज्ञाएं जहां कहीं भी वाक्य में प्रयुक्त होती है वहां पे अधिकरण कारक होता है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा वे पढ़ने में तेज है, तो देखिए पढ़ने में, यहाँ पे क्रिया नहीं है पढ़ने में, ये क्या है, भाव हो गया पढ़ना, यहाँ पे क्रिया नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं, क्रिया है। पढ़ने में तेज है, भाव है, ध्यान रखना इस बात का। तो पढ़ने में, खेलने में, दौड़ने में, नाचने में, ये सब के सब क्या है, ये क्रियार्थक संज्ञा के रूप हैं और ये किसका काम करते हैं मित्रों, अधिकरण कारक का काम करते हैं। किसका करते हैं, अधिकरण कारक। तो उम्मीद करता हूं कि कारक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी आपके शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं यथासंभव उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद।